नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सत्येंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और आज का यह हमारा वीडियो डेमो टेस्ट सेकंड जो कि आज 4 बजे कंडक्ट हुआ है उसकी आंसर ड्राफ्टिंग क्लास के लिए है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर को लिखना था, कैसे आप उनको फ्रेम कर सकते थे। सारा कुछ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपको 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टेस्ट था वो 35 मिनट का था। इन 35 मिनट में आपको इन 35 मिनट में आपको 5 करने थे 2 मार्कर, 3 करने थे 7 मार्कर और 2 करने थे आपको क्या 10 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो हमारा प्रश्न था जिसमें आपको 5 अति लघु उत्तरीय दिए गए थे, जिनकी जो शब्द सीमा थी आदर्श वो 20 शब्द थी, है ना, और प्रत्येक के लिए 2 अंक जो है वो निर्धारित किए गए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हम भारत के लोग। ठीक है, तो यह जो शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है। आपको याद होगा कि इस बार जो भी 2024 में उसमें भी एक शब्द पूछा गया था, राजनीतिक न्याय। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्द राजनीतिक न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से एक क्वेश्चन है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे लिखना है हमें। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें एक लाइन देनी है कि यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द है। ठीक है, पहला तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपको इसमें लिखना है कि इस शब्द के बारे में लिखना है कि इस शब्द से लोकतांत्रिक गणराज्य होने का औचित्य सिद्ध होता है। ये जो हमारा शब्द है हम भारत के लोग, ये क्या बताता है कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते थे कि यह शब्द यह भी प्रमाणित करता है कि भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है, जनता में निहित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें 3 फैक्ट दे देते थे। ये वाला जो फैक्ट है ये आप सभी में डाल सकते हैं, जो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित शब्द आएंगे उनमें आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्वों को लिखिए। ठीक है, तो भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक तत्वों के बारे में पूछा था। आप या तो चाहे 4 लिख सकते थे या फिर आप क्या करते, यहाँ पे इस टाइप से डायग्राम बना देते। ठीक है, थोड़ा सा और इसको फैला के बनाते। देखिए, जैसे ये जो आपको 4 लाइनें दिख रही ना, तो आप इस टाइप से बना सकते थे डायग्राम। यहाँ आप लिख सकते थे इन चारों। ठीक है, या तो आप इनके 4 लिख देते, 4 निर्धारक तत्व, या फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते, जैसे कि धर्म हो गया, जाति हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, शिक्षा हो गया। ठीक है, फ्री बीज ये करंट से रिलेटेड हो जाएगा, ये आजकल बहुत चल रहा है ना। और भाषा, विचार, है ना, धन की भूमिका, ये सारे जो है वो मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले तत्व हो गए, है ना। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, तो सप्तांग सिद्धांत आपको पता होगा कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित एक राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, आपको ये बताना था। सबसे पहली लाइन में देखो अपन ने 2 फैक्ट दिए हैं। एक तो ये भी बताया कि ये राजनीतिक सिद्धांत है, और एक मैंने ये भी बताया है कि ये कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन यहाँ पे मिल गए। इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्धारण 7 तत्वों से होता है। फिर उन 7 तत्वों के बारे में आपको लिख देना था कि जैसे कि जो राजा होता है वो सिर कहलाता है, अमात्य जो होता है वो आंख कहलाता है, जनपद जो जंघाएं कहलाती हैं, दुर्ग जो हाथ होता है, कोस कोस जो है वो मुख है, दंड मस्तिष्क, और मित्र क्या है, कान। इस टाइप से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते थे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा था संस्कार। तो संस्कार इस शब्द को आपको कैसे लिखना था। तो सबसे पहले तो आपको बता देना था कि ये हिंदू धर्म में जो संस्कार हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले धार्मिक कृत्य हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आप ये वर्ड भी नहीं लिखते ना तब भी चल जाता है। जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले धार्मिक कृत्यों को क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। आप इतना लिख सकते थे कि धार्मिक कृत्य है। ठीक है,
फिर इसके बाद आपको इसका अर्थ बता देना था कि इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ परिष्कार अथवा शुद्धिकरण होता है। इनकी संख्याएं बता देनी थी आपको कि 16 संस्कार जो हैं भारतीय धर्म में वर्णित हैं। इसके अलावा उल्लेख इनका कहाँ मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है अश्वालयन के कृत जो गह सूत्र है उसमें मिलता है। ठीक है, इसमें इसका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे उदाहरण भी दे सकते थे कि जैसे गर्भधारण हो गया, जात कर्म हो गया, नामांकन हो गया, ये सारे क्या है, संस्कार हैं। तो इनमें से कुछ के आपने यहाँ पे क्या कर दिए, उदाहरण भी दे दिए। आप चाहे तो ये उल्लेख वाला यदि आपके पास जगह है तो इसको आप संख्या के जस्ट बाद यहाँ पे उल्लेख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एक लाइन बच जाएगी और ये 3 लाइन में भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन था उत्प्रवास क्या कहलाता है ना। उत्प्रवास किसे कहते हैं। अच्छा देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको आप पॉइंट में नहीं लिख सकते। ठीक है, आप उनको पॉइंट बना के नहीं लिख सकते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, एक डायरेक्ट सीधी सीधी डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है, कुछ वर्ड जो होते हैं जिनको परिभाषित करना जरूरी ही होता है। ठीक है, अब जैसे उत्प्रवास था तो उत्प्रवास के लिए आप लिखते हैं किसी व्यक्ति या आबादी द्वारा अपने मूल देश या निवास स्थान को छोड़कर किसी और जगह पर स्थायी रूप से बसने के इरादे से जाना क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। अब देखो, उत्प्रवास कहलाता है, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड, है ना। तो इस वर्ड को मैं यहाँ पे स्किप कर सकता हूँ, केवल इतना लिख दिया मैंने, किसी व्यक्ति या आबादी द्वारा अपने मूल देश या निवास स्थान को छोड़कर किसी और जगह पर स्थायी रूप से बसने के इरादे से जाना। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा मैंने लिख दिया, यह प्रक्रिया आमतौर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरण संबंधी कारणों से होती है। आप चाहे तो इस पॉइंट को मिटा के इसको यही जोड़ सकते थे कि यह प्रक्रिया आमतौर पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या पर्यावरण संबंधी कारणों से होती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपका 3 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, 5 मार्कर क्वेश्चन, सॉरी 2 मार्कर क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं 7 मार्कर क्वेश्चन की। तो 7 मार्कर क्वेश्चन तो जो थे वो आज के टेस्ट में 3 थे, है ना। ये जो 3 7 मार्कर क्वेश्चन थे, इनके लिए 60 शब्द की जो समय सीमा थी वो निर्धारित थी और प्रत्येक के लिए 7 अंक था। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226 में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226 में अंतर लिखना था आपको, तो आप एक साइड लिखते आर्टिकल 32 और एक साइड आपको लिखना था आर्टिकल 226। अब आर्टिकल 32 क्या है, तो सबसे पहले बता देते कि इसमें उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, जो आपका उच्चतम न्यायालय होता है, एससी जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, उसकी रिट जारी करने की शक्ति है। और जो 226 है यानी 226 है, इसमें उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की है, एचसी की रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि जो हाई कोर्ट है मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के लिए भी रिट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाता। फिर इसके बाद आपको अधिकारिता बताने दी थी। इनकी जो अधिकारिता है वो संपूर्ण देश में है, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है, और जो आपकी हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है वो राज्य विशेष के लिए होती है। ठीक है, फिर आप ये भी बता सकते थे कि जो आर्टिकल 32 है वो स्वयं एक मूल अधिकार है, और जो आपका आर्टिकल 226 है वो मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अब जो आपके जो आर्टिकल 32 के थ्रू जो है इनको संवैधानिक गारंटी मिली है। ठीक है, जबकि जो आपका ये है 226, इसमें संवैधानिक गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको 2 भागों में बांट के क्या कर सकते थे, अपना आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण को समझाइए। ठीक है, अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये उत्प्रवास करके ये भी आपका मेंस 2024 में पूछा गया है। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजनीति में महिला के कम प्रतिनिधित्व के कारण को समझाइए, तो ये भी आपका मेंस 2024 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने वहां से लिया है। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले तो मध्य प्रदेश
इसमें आपको क्या लिखना था? तो सबसे पहले आप लिखते कि मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त नहीं है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस पॉइंट को भी स्किप करके सीधे लिख सकते थे कि महिलाओं राजनीति में महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व के निम्नलिखित कारण हैं। पहला आपको यहाँ पे लिखना था राजनीतिक सोच, विचारधारा और जागरूकता की कमी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बताना था कि महिलाओं में राजनीतिक शिक्षा की भी कमी है, महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं जिस कारण से वे राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हो पाती हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस प्रकार से बुलेट फॉर्म भी बना सकते थे यदि आपके पॉइंट छोटे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक लाइन खींचते उसमें इस टाइप से लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर करके आप 7-8 पॉइंट बता सकते थे, या फिर आप इस टाइप से भी एक डायग्राम बना सकते थे। ठीक है, तो ये आप कई सारे तरीके होते हैं आंसर को जिससे आंसर अच्छा दिखे, है ना, रिप्रेजेंट करने के। तो पहला आपने यहाँ पे क्या बताया कि राजनीतिक सोच, विचारधारा और जागरूकता की कमी। फिर आपने यहाँ पे बताया महिलाओं में राजनीतिक शिक्षा की कमी। फिर आपने बताया कि महिलाओं पर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं जिस कारण से वे राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं हो पाती हैं। इसके बाद आपको बताना था कि राजनीतिक वातावरण अस्वस्थ होने के कारण अधिकांश महिलाएं राजनीति में आना ही नहीं चाहती। ठीक है, फिर इसके बाद एक और पॉइंट आप लिख देते हैं यहाँ पे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी होती है ना, क्योंकि चुनाव में क्या लगता है, पैसा लगता है, धन लगता है, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता है जो, है ना, कम भागीदारी का एक कारण है। फिर आपको यहाँ पे बता देना था कि सामाजिक अनुशासन और रूढ़िवादिता। ठीक है, पितृ सत्तात्मक सोच, राजनीति में आक्रामकता और हिंसा, ये भी एक कारण हो गया। फिर इसके बाद आप लिख सकते थे कि राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त या प्रदान करना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो जाते, सारे फैक्ट हो जाते जो आपको ये बताते कि महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण क्या है। ठीक है ना, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जो पश्चिमीकरण है उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब भी कहीं प्रभाव लिखने को आए यदि आप लिख सकते हैं तो उनको दो भागों में बांट कर लिखें। एक तो आप उस चीज से सकारात्मक प्रभाव बताएं, या तो आप और उसके साथ में क्या बताएं, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, जब किसी चीज से लाभ होता है, किसी चीज के प्रभाव होता है, तो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो आप दोनों पक्षों को यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको एक के बाद एक लिख के कर सकते थे कि मतलब पहले सकारात्मक लिखते फिर आप उसको नकारात्मक प्रभावों को लिखते। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, पेज को दो भागों में डिवाइड करते, वहां पे लिखते सकारात्मक और दूसरे साइड क्या लिखते आप, नकारात्मक। इस टाइप से भी आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो सकारात्मक प्रभाव में आपने क्या बताया, पाश्चमीकरण में स्त्री पुरुष समानता पर बल। ठीक है, मानवतावादी मूल्यों का विकास। ठीक है, जातिगत बंधनों में कमी आई, छुआछूत में कमी आई, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों में कमी आई, धार्मिक सुधार आंदोलनों को क्या मिला, बल मिला। तो ये आपके जो थे ये सकारात्मक प्रभाव थे। फिर हम नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में पहला हो जाता है आपका कि संयुक्त परिवारों का क्या हुआ, विघटन हुआ और एकल परिवार की तरफ क्या हुआ, रुझान हुआ। फिर रहन सहन पहनावे में पश्चिमी प्रभाव बढ़ा, पारंपरिक प्रथाओं का परित्याग हुआ। ठीक है, भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा मिला, आध्यात्मिकता में कमी आई और असहिष्णु जो व्यवहार है, ठीक है, और नैतिक मूल्यों में भी क्या आई, कमी आई। ये आप इसके क्या बता सकते थे, नकारात्मक प्रभाव बता सकते थे। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको प्रभाव बताने हैं तो आप उसको दो प्रकार से करके बताएं, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। जो भी बच्चा होगा वो आपको सीधे सीधे प्रभाव लिख के आ जाएगा कि इसके ये प्रभाव बढ़ रहे थे, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, उसके सकारात्मक पक्ष को भी रखा और नकारात्मक पक्ष को भी रखा, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है वो अट्रैक्टिव हो गया। ठीक, चलिए
अब हम बात करते हैं हमारे 10 मार्कर क्वेश्चन की। तो आज के टेस्ट में आपको 2 10 मार्कर क्वेश्चन दिए गए थे, जिनके लिए अधिकतम जो आदर्श सीमा थी या फिर जो आदर्श शब्द सीमा थी वो 200 शब्द थी। ठीक है, जिनके लिए आपको प्रत्येक में 10 अंक मिलने थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर टिप्पणी करें, है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि महिला आयोग, इस बार आया था महिला आयोग की संरचना को लिखते हुए उसके कार्य बताइए, है ना। इस टाइप से एक क्वेश्चन था मेंस 2024 में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर टिप्पणी करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके लिए एक ये मैंने फॉर्मेट, ये आपको बना के नहीं आना है वहां पे आंसर राइटिंग। जब आप मतलब आंसर लिखेंगे मेंस में तो आपको ये नहीं लिखना है, लेकिन हाँ ये एक फॉर्मेट है, इस आधार पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आयोग को डिफाइन कर सकते हैं मेंस में। कि सबसे पहले आपको परिचय बताना है, फिर आपको संरचना बतानी है, फिर आपको नियुक्ति बतानी है, कार्यकाल बताना है, रिपोर्ट ठीक है किसको सौंपता है, कार्य क्या होते हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं। ठीक है, यदि किसी चीज में उसकी लिमिटेशंस भी हैं तो आप उसके लिमिटेशंस को भी ऐड कर सकते हैं, है ना, कि इसकी सीमाएं क्या है इस आयोग की। तो ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो। साथ में आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, निष्कर्ष। ठीक है, आपको यदि आ रहा है तो निष्कर्ष करके भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मेट है ये सारे आयोगों में चल जाएगा। आप इस आधार पे आयोगों को क्या करें, डिफाइन करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे परिचय बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब इसका वर्णन संविधान में है तो ये संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके कुल 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नोडल एजेंसी क्या है इसकी, तो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, तो किशोर मकवाना जो है वो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, आप चाहे तो ये जो वर्तमान अध्यक्ष वाला है आप इसके बगल में भी लिख सकते हैं, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक लाइन में आप 3 फैक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर मैंने बताया आयोग की संरचना के बारे में। तो आयोग की जो संरचना थी तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। इस टाइप से आप एक डायग्राम बना सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं कि ऐसे करके आप एक सिंपल, ये तो क्या है कि कंप्यूटर फॉर्मेट है तो ऐसा आएगा। आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष था और 3 सदस्य थे, है ना। या तो आप चाहे सामने सामने भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष था, एक उपाध्यक्ष, ठीक है, और 3 सदस्य। इसके अलावा आप चाहें तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लें। ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही डायग्राम बनाएं। तो आयोग का जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है वो आपका कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होना चाहिए उसको। जो उपाध्यक्ष होता है उसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और जो 3 सदस्य होते हैं वो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष जो होता है वो आपका अनुसूचित जाति का सदस्य और साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। ये यहाँ पे लाइन क्या है, मेंशन है, तो ये आपने लिख दी। तो ये आपकी संरचना होगी। इसके बाद आपको बतानी थी कि नियुक्ति। तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल यहाँ पे 3 वर्ष का होता है। दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते और अधिकतम दोबारा नियुक्ति के पात्र होते हैं और अधिकतम 2 बार इनकी क्या की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। फिर आपको बता देना था कि रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन। तो देखो ये जो अपनी रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति को देते हैं। और यदि रिपोर्ट राज्यों से संबंधित है वो राज्य के राज्यपाल को दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आपको आयोग के कार्य बताने थे। आयोग के क्या कार्य हैं, तो सबसे पहला आयोग का कार्य क्या है कि अनुसूचित जातियों
के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी भी विशेष शिकायत की जांच करना। दूसरा कार्य आपको यहाँ लिख देना था कि जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 341 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। फिर आप यहाँ पे अगला कार्य इसका लिख सकते थे कि अनुसूचित जातियों के विकास एवं अनुशासन को बढ़ावा देना। फिर आप यहाँ पे बता देते कि अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामले की का निरीक्षण, अधीक्षण और क्रियान्वयन में क्या करना, क्रियान्वयन समीक्षा करना। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट हो जाता। फिर आप यहाँ पे बता सकते थे कि अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। तो ये क्या है, हमारे जो अनुसूचित जाति आयोग है उसके कार्य है। ठीक है, फिर इसकी आपको लास्ट में शक्तियां बता देनी थी। तो ये पूरा जो टिप्पणी करके क्वेश्चन आया था, पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो शक्तियों में आप बता देते कि इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कौन कौन सी शक्ति यहाँ पे है, तो पहला आप बता देते किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है एवं हाजिर करना। फिर अनुसूचित जाति उत्पीड़न की सीधे आयोग में लिखित शिकायत की जा सकती है। आयोग प्रशासन व पुलिस को जांच हेतु निर्देश दे सकता है। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा इसको क्या किए जाए, अवधारित करें। ठीक है, जो राष्ट्रपति इसको अवधारित करे, जो भी राष्ट्रपति इसको कोई विषय दे, उस पर भी ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो था आयोग वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि जब कोई आयोग आता है तो उसको कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये एक पूरा फॉर्मेट है, ये आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं अलग से, है ना, कि आपके सामने जब भी आयोग आएगा तो आपको सबसे पहले उसका परिचय बताना है, फिर संरचना बताइए, फिर नियुक्ति बताइए, कार्यकाल, रिपोर्ट, कार्य और शक्तियां। यदि किसी में लिमिटेशंस है तो उसकी लिमिटेशंस भी बता सकते हैं और साथ में आप निष्कर्ष भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, यानी कि दूसरा जो 10 मार्कर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा हमारा जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, ये भी मैंने मेंस 2024 से लिया है। मेंस 2024 में आया था क्वेश्चन कि हमारे सामाजिक जीवन में कैसे नगरीकरण ने विविध सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होता, तो सबसे पहले तो आपको बताना था कि आखिर नगरीकरण क्या है। तो आप एक छोटी सी डेफिनेशन इंट्रो के रूप में दे देते कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, या नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं और शहरी जीवन शैली को अपनाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, एक डेफिनेशन भी हो गई, आपका इंट्रो भी हो गया। फिर आपको ये भी बता देना था कि नगरीकरण के भाई कारण क्या है, आखिर नगरीकरण के कारण क्या है। तो पहला आप यहाँ पे बता सकते थे कि शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर, बेहतर शिक्षा सुविधाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर जीवन स्तर, ये जो है नगरीकरण के क्या है, मुख्य कारण है। ठीक है, अब नगरीकरण जो है, अब आपको यहाँ पे जो मेन हमारा क्वेश्चन था कि सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है ना हमारे जीवन में, इसके बारे में लिखना। तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि नगरीकरण ने हमारे सामाजिक जीवन में कई विविध सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है, जिनमें से कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद आपको एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना देना था इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आप लिखते नगरीकरण से समस्याएं, और ऐसे करके आप क्या बना देते, यहाँ पे चार्ट बना देते जैसे मैंने बनाया हुआ है। कई बार क्या होता है, जब चेकियर को इस टाइप से डायग्राम मिलते हैं ना, जो आप आगे बताने वाले हैं, ठीक है, उसको पहले ही मिल जाए बुलेट फॉर्म में कि आप आगे के क्वेश्चन में क्या बताने वाले हैं, तो वो कई बार यहीं से इम्प्रेस होकर आपको अच्छे नंबर दे देता है ना। तो ये थोड़ा सा तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक डायग्राम बना देना था कि आप समस्याओं में क्या क्या बताने वाले हैं। तो आवास संबंधी समस्या आप बताने वाले हैं, बेरोजगारी के बारे में बताने वाले हैं, है ना, कि एक बेरोजगारी भी समस्या है, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण भी होता है, अपराध भी होता है, सामाजिक असमानता आती है, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, जनसंख्या पर दबाव बढ़ता है, सतत सामेसी विकास में बाधा। ठीक है, ये जो आपके समस्त ये जो टॉपिक है इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, जो सतत समावेशी विकास है, ठीक है, उसमें भी ये क्या है, नगरीकरण एक बाधा है।
ठीक है, उससे एक समस्या उत्पन्न होती है ना। फिर परिवार संरचना में बदलाव, ठीक है। तो पहला वाला जो था आवास समस्या, इसमें आपको लिखना था कि नगरीकरण के कारण शहरों में आवास की मांग बढ़ती जा रही है, जिससे आवास समस्या उत्पन्न हो रही है। लोगों को उचित आवास नहीं मिलने से वे झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर होते हैं। फिर बेरोजगारी में आपको बताना था कि नगरीकरण के कारण शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह भी संभव है कि रोजगार के अवसर की तुलना में बेरोजगारी भी बढ़ जाए। इससे क्या होती है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। फिर प्रदूषण, नगरीकरण के कारण शहरों में वाहन और उद्योग की संख्या बढ़ रही है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है ना की समस्या उत्पन्न होती है। अपराध, नगरीकरण के कारण शहरों में अपराध की दर भी बढ़ती जा रही है, इससे लोगों में सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर सामाजिक असमानता, नगरीकरण के कारण शहरों में सामाजिक असमानता उत्पन्न होती है, इससे अमीर और गरीब के बीच क्या हो जाती है, खाई बढ़ जाती है। स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में यहाँ पे आप बता सकते थे कि नगरीकरण के कारण शहरों में स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, इससे लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पे जनसंख्या पर दबाव बता देना था कि शहरों में अत्यधिक जनसंख्या दबाव होता है, जिससे संसाधनों पर भी क्या होता है, तो भाई लोग होंगे तो संसाधन पर दबाव तो बढ़ेगा ही ना। फिर सतत समावेशी विकास में बाधा आती है, ठीक है, ये भी एक समस्या है। तो अनियंत्रित प्रसार तथा अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण सतत समावेशी विकास में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और परिवार संरचना में क्या होता है, बदलाव होता है। शहरीकरण के कारण परिवार का आकार सिकुड़ रहा है और नातेदारी जो है ना वो आपकी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इसके बाद एक बढ़िया सा निष्कर्ष लिखना था, जिसमें आपको लिखना था कि इन समस्याओं के अतिरिक्त नगरीकरण के कई सारे सकारात्मक प्रभाव भी समाज पर दिखाई देते हैं, जैसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा प्रणाली, बेहतर बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली आदि। अतः इन समस्याओं के समाधान करने के लिए, ठीक है, इन समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा। साथ ही समाज को अपनी जीवन शैली में क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन लाना पड़ेगा और शहरों में रहने के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है ना। कई सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग करने के लिए आज के वीडियो में बताई है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं हमारे जो अंतिम डेमो टेस्ट है उसके साथ। फिर 1 तारीख से हमारी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, जिनको आप मात्र अभी 499 में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसके बाद 1 तारीख से इसकी फीस 1000 हो जाएगी। ये जो आंसर राइटिंग क्लास है इसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी समय सीमा के अंदर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।